अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ICCS ऑनलाइन लेक्चर्स। बेटे आज हम डिस्कस करेंगे नर्वस डिसऑर्डर्स को। जितने भी हमने नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा है उनसे रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, चाहे वो स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर्स हैं, चाहे वो कोई इन्फेक्शन है, चाहे वो न्यूरो डिजनरेशन है लाइक अल्जाइमर, पार्किंसन, ये एक न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं, एपिलेप्सी। इसके अलावा जो स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर्स हैं जैसे स्ट्रोक है, इसके अलावा इन्फेक्शियस डिसऑर्डर जैसे बेटा आपने सुना होगा मेनिंजाइटिस, इसके अलावा हेडेक का इशू, ये सारे जो हैं ये हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास वैस्कुलर डिसऑर्डर है जो कि स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर में आ जाएगा। इसमें बेटा जो है वो है स्ट्रोक। स्ट्रोक एक बेटा जिसे हम अटैक भी कहते हैं, हेमरेज जिसे हो जाता है कि जो पर्सन है उसकी जो स्मॉलर आर्टरीज़ हैं जो कि ब्लड सप्लाई दे रही हैं ब्रेन को, वो ब्रस्ट हो जाती हैं। जैसे इसमें नज़र भी आ रहा होगा आपको, वैस्कुलर डिसऑर्डर, ब्लड वेसल्स की बात हो रही है। स्ट्रोक सिंपली वी कैन डिफाइन दैट इज़ एक्चुअली ब्रस्टिंग ऑफ स्मॉल परफोरेटेड सेरेब्रल आर्टरीज। जो सेरेब्रल आर्टरीज हैं वो ब्रस्ट कर जाते हैं। इसमें बेटा अब देखें, जब भी कोई ब्लड वेसल रैप्चर होती है उसकी बुनियादी वजह यही होती है कि उसके ऊपर लोड हो, या हाई ब्लड प्रेशर हो, या उसकी ब्लॉकेज हो गई हो, या कोई और रीज़न हो जिसकी वजह से वो ब्रस्ट कर देती है। इसको सम टाइम हेमरेज का भी नाम दिया जाता है। तो सिंपली बेटा हम अगर इसके कॉज को मेंशन करें, यहाँ पर कॉज की बात करें तो इसमें हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, इसमें डायबिटीज़ भी हो सकता है, जैसे डायबिटीज़ मेलाइटिस, उसी की वजह से हाई ब्लड प्रेशर। इसके साथ साथ आपने ख़ास कर बेटा इसके अंदर एम्बोलस, जो कि ब्लड क्लॉट्स होते हैं, एक्चुअली वो जाकर ब्लॉक कर देते हैं। ख़ास कर बेटा ये जो एम्बोलस फॉर्मेशन है ना, जिन लोगों की रिसेंटली कोई एंजियोप्लास्टी हुई होती है या एंजियोग्राफी होती है, तो वो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है या प्रीवियस लेवल में पढ़ा होगा कि जो ब्लड सप्लाइंग आर्टरीज़ होती हैं हार्ट की, वो जब ब्लॉक होती हैं तो उनको जब ओपन किया जाता है सर्जिकल वे में, तो उसमें जो है वो जब ओपन की जाती हैं तो एक्चुअली उस वक्त समटाइम्स ये चांसेस होते हैं कि वहाँ से क्लॉट ट्रैवल करके ब्रेन में आ जाए। ठीक है, तो अक्सर वो स्ट्रोक का अटैक होता है कि वो आकर उन ब्लड वेसल्स जो कि ब्रेन की मौजूद हैं उनको आके क्या कर दें, ब्लॉक कर दें। तो अल्टीमेटली वो डेफिनेटली उसमें ब्लीडिंग होगी और ब्रेन के अंदर फिर काफ़ी ज़्यादा जो है वो ब्लड जमा हो जाएगा। इसके अलावा बेटा अल्कोहल भी इसका रीज़न बन सकता है। जो लोग अल्कोहल इंटेक करते हैं, दैट इज़ अनदर रीज़न। तो ये मेन सम मैंने जो है वो बेटा कुछ आप कह सकते हैं कॉजेज़ मेंशन किए हैं, और इनकी वजह से जो है वो ब्लड वेसल्स जो कि ब्रेन के अंदर सेरेब्रल कॉर्टेक्स की आर्टरीज़ हैं वो ब्रस्ट कर जाती हैं, ब्लीडिंग होती है, और इसे सम टाइम आप लेमैन से जो वर्ड सुनेंगे वो कहेंगे कि दिमाग का अटैक हुआ है। ठीक है, अक्सर इन लोग अगर टोटल ब्लॉकेज है तो फिर भी उसको ओपन किया जा सकता है, लेकिन अगर तो वो ब्रस्ट हो गई हैं, हेमरेज हो गया है, तो अल्टीमेटली उसमें डेथ, उसमें 90% लोगों की, 90+ लोगों की डेथ हो जाती है। तो इसमें बेटा जो नेक्स्ट बात है वो है सिम्टम्स। तो जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं उसकी हम बात करेंगे। इसमें बेटा देखें, जब ब्लड सप्लाई रुकी तो अल्टीमेटली जो टिश्यूज़ हैं डेथ उनकी स्टार्ट हो जाएगी। तो उस केस में फिर पैरालिसिस होगा कि साथ ही जो पर्सन है वो अपने कुछ एरियाज़ को, ख़ासकर वन पार्ट ऑफ द बॉडी को क्या फील करेगा, ऑटोमेटिकली जो है वो उसमें वो निबनेस फील होगी, वीकनेस फील होगी, ख़ासकर आर्म के अंदर, लेग के अंदर, नेक के अंदर, फेस के ऊपर जो मसल्स हैं, ये ख़ासकर आपको पता ही है जो
लोग फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी बॉडी पार्ट्स को मूव नहीं कर सकते। इसी तरह यहाँ पे हम लिख सकते हैं टिश्यू डेथ। यहाँ पे टिश्यू डेथ मेनली इसमें कॉज होगा कि टिश्यूज़ की डेथ हो गई है, क्योंकि मोस्टली स्ट्रोक में होता ही है बेटा कि जो ब्लड सप्लाई जो ही रुकती है तो डेफिनेटली ऑक्सीजन की सप्लाई भी रुकेगी, तो आहिस्ता आहिस्ता टिश्यूज़ डेथ की तरफ जाएंगे और ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। इसके बाद जो है वो एपहेसिया एक कंडीशन आ जाती है। जब पैरालिसिस डेफिनेटली स्टार्ट होती है तो जो पर्सन है उसको एपहेसिया हो जाता है। एपहेसिया मीन कि अनएबल टू एक्सप्रेस थॉट्स, अनएबल टू एक्सप्रेस थॉट्स, कि जो बंदा है वो अपनी बोल चाल प्रॉपर नहीं कर सकता और वो कोई चीज़ बताने से कासिर हो जाता है। डेफिनेटली उसमें पैरालिसिस हो गई है तो इसमें बहुत ज़्यादा ये कंडीशन होगी। इसके बाद बेटा हेडेक, डेफिनेटली हेड में पेन होगी, ठीक है। इसके अलावा निबनेस इन आर्म्स, लेग्स, इस तरह, एंड वीकनेस, ठीक है, इन फेशियल मसल्स, ये सारा कुछ जो है इसमें मेनली इसके सिम्टम्स में आ जाएगा। तो बेटा अब ऐसी कंडीशन में फिर जो पर्सन है उसको फर्स्ट एड क्या देनी चाहिए या उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, तो डेफिनेटली उसमें ये कोशिश की जाती है फ्रॉम द फिजिशियंस कि वो कोशिश करते हैं कि इस प्रॉब्लम को मिनिमाइज़ करने के लिए मेनली एंटीकोगुलेंट दिए जाते हैं, जो कि ब्लड क्लॉट्स बनने से जो ड्रग्स रोकती हैं, जैसे एस्पिरिन है, ठीक है, तो वो दी जाती हैं। तो इसमें बेटा जो मोस्ट प्रोबेबल ट्रीटमेंट है वो एस्पिरिन दी जाती है ताकि ब्लड जो है वो थिन रहे। ये ब्लड थिनर भी कहलाता है, ठीक है, ब्लड थिनर भी कहलाता है कि ब्लड को थिन करता है और ब्लड को जो है वो क्लॉट होने से बचाता है। तो ये बेटा कुछ हमने जो है वो वेस्कुलर डिसऑर्डर को देखा है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे अबाउट द इन्फेक्शियस डिसऑर्डर, जो कि एक मोस्ट कॉमन है, जिसमें नॉर्मली जो ब्रेन के अंदर जो सराउंडिंग टिश्यूज़ होते हैं जिनको हमने पढ़ा था, मेनिंजाइटिस इसमें हो जाती है। मेनिंजिस जो है वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है ड्यू टू इन्फेक्शन। तो ये अप्रॉक्स जो है बेटा ये एक इन्फेक्शियस डिसऑर्डर है, जिसमें इन्फेक्शियस डिसऑर्डर में इन्फेक्शन होता है और मोस्ट कॉमन जो इन्फेक्शियस डिसऑर्डर है दैट इज़ मेनिंजाइटिस। सो बेटा मेनिंजाइटिस जो है सिंपली एक हम कह सकते हैं दैट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजिस। ये बेटे हमने ब्रेन वाले टॉपिक में डिस्कस किया था कि जो नर्वस सिस्टम होता है, ख़ासकर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, दैट इज़ सराउंडेड विद द स्पेसिफिक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स। उनमें एक जो है वो मेनिंजेस भी होती हैं। देयर आर 3 मेनिंजेस इन द ब्रेन आउटर कवरिंग। तो इसमें बेटा मैं इधर छोटी सी बना देता हूँ। लेट्स सपोज ये क्रेनियम है और यहाँ पे बेटे 3 मेनिंजेस होती हैं। जो सबसे आउटर जो होती है ड्यूरा मैटर, फिर इसके बाद अरेक्नाइड मैटर एंड देन पाई मैटर। दीज आर द 3 मेनिंजेस अराउंड टिश्यूज़ ऑफ द ब्रेन, जो ब्रेन को कवर किया होता है। तो इनमें जो मोस्ट कॉमन मेनिंजाइटिस होता है वो इस अरेक्नाइड के अंदर एंड इसके बाद जो पाई मैटर है, ये जो ख़ासकर 2 मेनिंजेस हैं, इनमें इन्फेक्शस देखा जाता है। और जो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शस कॉजिंग एजेंट्स होते हैं, अगर हम इसकी कॉज की बात करें तो कॉजेज़ इसकी बेटा मुख्तलिफ हो सकती हैं। इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, इसके अलावा वायरस हो सकता है, इसमें फंजाई हो सकता है और सम टाइम एंड प्रोटिस्ट भी हो सकते हैं, ठीक है, और प्रोटिस्ट में पैराज़ोआ। तो ये आपको मोस्ट कॉमन कॉजेटिव एजेंट नज़र आएगा मेनिंजाइटिस का। तो मेनिंजिस देखिए बेटा, इन्फ्लेमेशन बहुत दफ़ा आप पढ़ चुके हैं, सूजन हो जाना, सूज जाती हैं मेनिंजिस। तो इसके लिए फिर डेफिनेटली इसमें जो सिम्टम्स होंगे वो पेन होगी, हेडेक जिसे हम कहते हैं,
सिम्टम्स में आपको हेडेक महसूस होगी। ठीक हो गया, खासकर पेन इन द फेशियल पार्ट्स एज वेल। तो ये इसके मेन, इसके साथ इन्फ्लेमेशन, आपको पता है जब भी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है तो इसके साथ फीवर भी हो सकता है। सो दीज आर द मेन सिम्टम्स ऑफ मेनिंजाइटिस। तो बेटा इसके बाद है इसकी ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट जो है वो डिपेंड करती है कि कौन से एजेंट ने जो है ये मेनिंजाइटिस कॉज किया है। तो इसके लिए जैसे वायरसेस के लिए देयर इज़ नो ट्रीटमेंट, कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, कोई एंटीवायरल मौजूद नहीं है। बट फॉर बैक्टीरिया एंड फंजाई और प्रोटिस्ट के लिए एंटीबायोटिक्स जो है वो अवेलेबल है। सो दीज आर द मेन ट्रीटमेंट्स ऑफ द मेनिंजाइटिस। इसके बाद बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट डिसऑर्डर है दैट इज़ एक्चुअली हेडेक। इसके बाद बेटा हमारे पास स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर है दैट इज़ ट्यूमर। मोस्टली यू आर वेल नोन ऑफ दैट। जो ब्रेन ट्यूमर्स हैं बेटा, ख़ासकर हेड के अंदर जो ट्यूमर्स होते हैं, तो ट्यूमर का बेटा आपको ऑलरेडी पता है, ट्यूमर जो होता है वो कोई भी जब सेल्स अनकंट्रोल्ड डिवीजन स्टार्ट करते हैं तो उस वक्त जो है वो ट्यूमर हो जाता है। जब कोई सेल अनकंट्रोल्ड डिवीजन में होता है तो हम कहते हैं कि ये क्या बना रहा है, ट्यूमर बना रहा है। तो बेटा इसमें आपको पता ही है बिनाइन भी ट्यूमर्स होते हैं विच आर एक्चुअली लोकलाइज्ड ट्यूमर्स, जो अपनी जगह पे बनते हैं और फिर वहीं पे ही रहते हैं। सम आर नॉन लोकलाइज्ड ट्यूमर्स विच आर एक्चुअली आल्सो नोन एज मेटास्टेसिस का प्रोसेस जो है वो फॉलो करते हैं। तो मोस्टली जो ट्यूमर्स बनते हैं ब्रेन के अंदर उसमें बिनाइन भी हो सकते हैं और मेटास्टैटिक ट्यूमर्स भी होते हैं। सो मोस्टली बेटा जो ट्यूमर बनाते हैं वो न्यूरोग्लाइल सेल्स होते हैं, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ न्यूरोग्लाइल सेल्स, जो कि हमें पता है सपोर्टिंग सेल्स होते हैं न्यूरोग्लाइल सेल्स, जिस तरह शवान सेल्स हैं, हमने पढ़े हुए हैं फॉर एग्जांपल इनके शवान सेल्स हैं। तो ये आपने ऑलरेडी ये बातें पढ़ी हुई हैं। तो बेटा ये जो न्यूरोग्लाइल सेल्स होते हैं ये आपको पता है ब्रेन के सपोर्टिंग सेल्स हैं। और वैसे हमें एक बात का पता है कि जो न्यूरॉन्स होते हैं दे नेवर डिवाइड आफ्टर डेवलपमेंट। जब डेवलपमेंट हो जाती है कंप्लीट, उसके बाद जब न्यूरॉन सेल्स जब बन जाते हैं वो कभी भी जो है वो दोबारा रीडिवाइड नहीं होते। ठीक है, तो लेकिन ये जो सेल्स हैं ये तो सपोर्टिंग सेल्स होती हैं, सो दे कैन डिवाइड अनकंट्रोल्ड डिवीजन और अल्टीमेटली दे फॉर्म ट्यूमर्स इन द ब्रेन। ठीक है, अब इसमें बेटा हम देखते हैं कि व्हाट आर द मेन कॉजेज़। सो कॉजेज़ की अगर हम बात करें, देयर आर डिफरेंट कॉजेज़, बट द मोस्ट प्रोबेबल या मोस्ट कॉमन कॉज जो है दैट इज़ म्यूटेशन इन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो कोई म्यूटेशन होगी अल्टीमेटली दैट लीड्स टू अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ न्यूरोग्लाइल सेल्स। इसके बाद बेटा जो सिम्टम्स अपीयर होते हैं दैट आर डेफिनेटली हेडेक, उसमें मोस्ट कॉमन होगा हेडेक। ठीक है, इसके बाद जो है वो सीजर्स, झटके लगना। इसके बाद जो है वो कोमा में भी लोग चले जाते हैं एंड मोस्टली डेथ भी लोगों की हो जाती है। अच्छा बेटा इसमें ये जो हेडेक है ना, मोस्टली ये सुबह उठ के इस तरह की ये कॉन्टीन्यूस हेडेक होती है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो फिर उसके बाद डेफिनेटली इसके अंदर डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उसमें फिर वो डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करेगा। तो इसमें मेन जो ट्रीटमेंट आ जाती है दैट इज़ नो मेडिकेशन बट यू कैन डू सर्जिकली रिमूव्ड द ट्यूमर को बेटा सिंपली जो भी हेड के अंदर ट्यूमर्स हैं उनको फिर सर्जिकली रिमूव करना ज़रूरी होता है। अगर तो मेटास्टेसिस हो रही है तो उसको इमीडिएटली रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना डेथ यकीनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज़ हेडेक। सो बेटा जो हेडेक है, हेडेक एक फंक्शनल डिसऑर्डर है, ये फंक्शन के अंदर प्रॉब्लम होता है। तो उसके लिहाज से जो है वो ये प्रॉब्लम है दैट इज़ हेडेक। हेडेक बेटा सिंपली हमें पता है कि सर का दर्द है, ठीक है, लेकिन
इसमें सर के दर्द को ना हम दो कैटेगराइज में या दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं। वन इज़ प्राइमरी हेडेक एंड वन इज़ सेकेंडरी हेडेक। प्राइमरी हेडेक जो है वो बेटा नॉर्मली ब्रेन के अंदर या उधर का प्रॉब्लम हो, इट्स सेल्फ हेडेक हो, जो मतलब खुद अपनी वजह खुद ही हो हेडेक की, हेड के अंदर ही जो रीजंस होते हैं, जैसे माइग्रेन का इशू है, ठीक है, इसके अलावा टेंशन है, स्ट्रेस है, ये सारे जो भी आप कह सकते हैं, टेंशन लेना, स्ट्रेस लेना, एंजाइटी, ठीक है, इसके साथ साथ डिस्टर्बेंस इन स्लीप साइकिल, सोने की जो आपकी रूटीन है वो ख़राब हो तो उसमें फिर ये हेडेक स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो हेडेक है दैट इज़ नोन एज प्राइमरी हेडेक। इसके बाद बेटा अगर हम सेकेंडरी हेडेक की बात करें, इसको हम साथ लिख भी लेते हैं यहाँ पर। प्राइमरी हेडेक इटसेल्फ कॉज जो है इसकी कोई अपनी ही वजह हो हेडेक की, लेकिन सेकेंडरी हेडेक ड्यू टू अदर प्रॉब्लम्स जो कि बॉडी के अंदर हैं उनकी वजह से हेडेक स्टार्ट हो तो डेफिनेटली वो सेकेंडरी हेडेक। अब बेटा जो सबसे ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग है वो सेकेंडरी हेडेक ही है, और ये जो हेडेक है नॉर्मली दिस इज़ नॉट यू कैन से दैट लाइफ थ्रेटनिंग, ये इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होती, लेकिन जो सेकेंडरी हेडेक है दैट इज़ लाइफ थ्रेटनिंग, और इसको डायग्नोस करना टाइमली बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे हमने ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, इसमें बेटा कॉज हो सकती है, जैसे ट्यूमर कॉज हो सकती है ट्यूमर्स की वजह से, ठीक है। इसी तरह मेनिंजाइटिस है, इसी तरह जो हमने पढ़ा था स्ट्रोक, ये इसकी वजह हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा पैरालिसिस, ऑनसेट पैरालिसिस है, तो ये इसकी मेन वजह हो सकती हैं। इसके अलावा ड्रग्स हैं, जो लोग नारकोटिक्स लेते हैं वो इसकी वजह हो सकती है। तो डैट इज़ सेकेंडरी हेडेक जो है बेटा दैट इज़ ड्यू टू अदर रीजंस, यू कैन से दैट। इसको डिफ़ाइन करना है, लास्ट टाइम बोर्ड में ये क्वेश्चन आ सकता है, आ चुका है, व्हाट डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेडेक। सो डू यू शुड हैव क्लियर आइडिया अबाउट व्हाट इज़ द प्राइमरी हेडेक एंड व्हाट इज़ द सेकेंडरी हेडेक। सो इसके बाद बेटा इसके अंदर जो इसका ट्रीटमेंट है, ठीक है, और सिम्टम्स ज़ाहिर सी बात है, सिम्टम्स जो है वो इसकी मेन पेन ही होगी, पेन इन दी हेड रीजन, तो यही हेडेक भी होती है, ठीक है। इसके बाद जो इसकी ट्रीटमेंट है वो मल्टीपल हो सकती है। डेफिनेटली अगर आप जो फिजिशियन है उसने डायग्नोस किया है कि मेनिंजाइटिस है तो डेफिनेटली फॉर दैट इट शुड गिव एंटीबायोटिक्स, ठीक हो गया। इसके अलावा अगर स्ट्रोक है तो उसमें फिर एस्पिरिन, इसी तरह पैरालिसिस है तो इसके लिए भी एस्पिरिन, ट्यूमर्स के लिए डेफिनेटली सर्जरी रिकमेंडेड है। सो बेटा ये बहुत इजी है, और ड्रग्स है तो वो उसके अंदर जो है डेफिनेटली उसको तर्क करना पड़ेगा, ड्रग्स को छोड़ना पड़ेगा। इसके बाद बेटे जो लास्ट डिसऑर्डर है दैट इज़ द न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर। दीज आर न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर। इसमें बहुत सारे न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर हैं, जिसमें पार्किंसन है, एपिलेप्सी है, पैरालिसिस है, लेकिन यहाँ पे बेटे हम डिस्कस करेंगे अल्जाइमर का। अल्जाइमर एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ है बेटा, जैसे नाम से ही ज़ाहिर है, न्यूरो का मतलब है न्यूरॉन, डेफिनेट नर्वस सिस्टम, डिजेनरेटिव मतलब उसकी डिफॉर्मेशन या डिजेनरेट हो गया, ख़त्म हो गया, ख़राब हो गया। सो अल्टीमेटली वी कैन से दैट अल्जाइमर इज़ द डिफॉर्मेशन या न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर, और इसके अंदर मोस्टली क्या होता है, डैमेजिंग ऑफ न्यूरॉन और लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ ब्रेन टिश्यूज़, ठीक है। जो ब्रेन के टिश्यूज़ हैं दे लॉस देयर फंक्शंस टू परफॉर्म एनी सॉर्ट ऑफ ड्यूटी, ठीक है, जो कि ब्रेन के सेल्स की या ब्रेन के टिश्यूज़ की ड्यूटी होती है। जब वो डिजेनरेट हो गए हैं या वो अपना फंक्शन जो है वो लूज़ कर चुके हैं तो अल्टीमेटली उसको हम कहेंगे कि वो क्या हो चुका है, न्यूरो
डिजनरेशन हो गई है। अल्टीमेटली बेटा इसको हम एक और नाम भी देते हैं जो इसमें मेन सिम्टम है, सिम्टम्स जो इसमें अपीयर होते हैं, दैट इज़ डिमेंशिया। इसमें होता है डिमेंशिया, और इसका मतलब होता है बेटा लॉस ऑफ मेमोरी, या इसके लिए हम और वर्ड यूज़ करते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस कि जो पर्सन है he is not able to memorize things like names of the person, place, even के ये इतनी वर्स हो जाती है समटाइम्स कुछ लोगों में कि उनको अपने रिलेटिव्स के नेम तक भूल जाते हैं, इवन अपने सिबलिंग्स के नेम भूल जाते हैं, अपने बच्चों के नाम भूल जाते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा एक प्रॉब्लमेटिक डिज़ीज़ है जिसके अंदर फिर बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है फैमिली की तरफ से, क्योंकि अब जब एक पर्सन ख़ुद से कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकता, ख़ुद से वो कहीं जा नहीं सकता, तो उसका बहुत ज़्यादा लुक आफ्टर करना पड़ता है। तो ये बेटा नॉर्मली इसका जो है वो सिम्टम्स हैं। तो कॉज मोस्टली हम इसको कॉज कह सकते हैं ना, डेफिनेटली दैट इज़ दी कॉज। और इसमें बेटा एज फैक्टर बहुत रोल प्ले करता है, ख़ासकर दैट डिजीज़ इज़ मोर कॉमन इन ओल्ड पीपल्स। जो बूढ़े लोग होते हैं उनके अंदर ये मोर कॉमन है, ठीक है, ये आपने बात याद रखनी, ख़ासकर बेटा ओवर 60 ईयर्स ओल्ड। सो बेटा ये जो है तकरीबन जो है वो 60 ईयर ओल्ड जो है वो लोग हो जाते हैं, तो उस वक्त ये प्रॉब्लम आता है। इसके बाद बेटा जो ट्रीटमेंट है इसका कोई नहीं है, क्योंकि ये न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज़ है। नो ट्रीटमेंट बिकॉज वी कैन नॉट एक्चुअली रिड्यूस द कॉज ऑफ न्यूरो डिजनरेटिव। नो ट्रीटमेंट, ठीक है, इसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बट वी कैन मिनिमाइज द इफ़ेक्ट बाय गिविंग सम ड्रग्स। जैसे आपको पता है कि पुरसकून, जहन को पुरसकून करने के लिए और इस तरह की जो ड्रग्स दी जाती हैं ताकि जो पेशेंट है वो पुरसकून रहे, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं और वो क्योंकि सोसाइटी के लिए बहुत हार्मफुल हो सकते हैं, इसलिए उनको ड्रग्स देकर, नींद की गोलियां जिस तरह, तो इस तरह के। इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ और जो इससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं। तब तक के अल्लाह हाफ़िज़।